नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज के इस बेहद कलरफुल और अट्रैक्टिव एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार जर्नी पर निकलने वाले हैं। द वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज की जर्नी। मतलब हमारे आसपास मौजूद वो हर एक चीज़ जो हमारी किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करती है, उसका अपना एक पूरा परिवार है, एक पूरा सिस्टम है। आज हम जानेंगे कि कैसे नेचर की दी हुई इन अनमोल चीज़ों को सहेजना हमारे फ्यूचर के लिए लिटरली सबसे ज़रूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक नज़र डालते हैं अपने आज के रोड मैप पर। हम स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी और वैल्यू को समझने से। इसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स देखेंगे। फिर ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पर बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप होती है और एंड में इन सब का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी एंड वैल्यू। यहीं से इस बात की नींव पड़ती है कि आखिर कोई भी चीज एक रिसोर्स बनती कैसे है। अब देखिए, यूटिलिटी या उपयोगिता सुनने में थोड़ा भारी वर्ड लगता है ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज की वो कैपेसिटी जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बहुत तेज प्यास लगी है। अब ये प्यास क्या है? एक जरूरत है। इसे कौन बुझाएगा? पानी। तो क्योंकि पानी हमारी इस जरूरत को पूरा कर रहा है, इसलिए पानी में एक यूटिलिटी है, और यही यूटिलिटी किसी भी नॉर्मल चीज को एक रिसोर्स में बदल देती है। अच्छा, अब जहां यूटिलिटी होती है ना, वहां एक वैल्यू यानी मूल्य भी जुड़ जाता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हर वैल्यू का मतलब पैसा नहीं होता। एक तरफ होती है इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे सोने की ज्वेलरी खरीदना। आप दुकान पर जाते हैं, पैसे देते हैं, राइट? इसकी एक साफ साफ कीमत है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, एक बेहद खूबसूरत सा पहाड़ों का नजारा, झरने। क्या नेचर ने इस सुंदरता के लिए कभी कोई बिल भेजा है? बिल्कुल नहीं, ये प्राइसलेस है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब आते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी के मैजिक पर। ये दोनों चीजें लिटरली किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। सोचिए, पुराने जमाने में लकड़ी का एक सिंपल सा टुकड़ा था, फिर उससे पहिया बना। टाइम बीता, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, और आज वही लकड़ी का कॉन्सेप्ट हमारी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का बेस बन गया है। आग से लेकर आज के स्मार्ट कुकिंग सिस्टम तक, टाइम और टेक्नोलॉजी किसी भी रिसोर्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, अब अपनी इस जर्नी को नेचर की तरफ मोड़ते हैं। हमारा सेकंड सेक्शन है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी नेचर के दिए हुए फ्री गिफ्ट्स। बहुत सी चीजें तो हम सीधे यूज कर लेते हैं, जैसे हवा। हम सांस लेते हैं, उसके लिए कोई मीटर तो लगा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ गिफ्ट्स को अच्छे से यूज करने के लिए हमें टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे नदी का पानी तो सीधे ले लिया, लेकिन जमीन के अंदर वाले पानी को निकालने के लिए ट्यूबवेल और ड्रिलिंग मशीन जैसी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। डेवलपमेंट के बेसिस पर इन्हें मेनली दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले हैं एक्चुअल या वास्तविक रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें एग्जैक्टली पता है और जिन्हें हम आज यूज कर रहे हैं, जैसे जर्मनी के रोहर में मिलने वाला कोयला या अपने दक्कन के पठार की काली मिट्टी। दूसरे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इनमें दम तो बहुत है, लेकिन हमें इनकी पूरी क्वांटिटी नहीं पता और फिलहाल हम इन्हें पूरी तरह यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। लद्दाख का यूरेनियम या हवा से बनने वाली एनर्जी, ये बस सही टेक्नोलॉजी के आने का वेट कर रहे हैं। ओरिजिन की बात करें तो क्लासिफिकेशन एकदम सिंपल है। बायोटिक यानी जिनमें जान है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और हम इंसान। और दूसरी तरफ ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग चीजें, जैसे मिट्टी, पत्थर और मिनरल्स। यहां पर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टॉक के हिसाब से रिसोर्सेज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो जल्दी से दोबारा बन जाते हैं, जैसे सनलाइट या पानी। लेकिन वेट, अगर हम इन्हें बिना सोचे समझे यूज करेंगे ना, तो नेचर के रिफिल करने से पहले ही ये खत्म हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इनका स्टॉक बहुत लिमिटेड है, एक बार खत्म हुए तो दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। जो पेट्रोल आज धुएं में उड़ गया, वो वापस पेट्रोल नहीं बनने वाला, फॉर श्योर। डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं यूबिक्विटस यानी सर्वव्यापी, जो हर जगह मिलते हैं, जैसे हवा। लेकिन कुछ होते हैं लोकलाइज्ड, जो सिर्फ स्पेसिफिक जगहों पर ही मिलेंगे। अब आप हर जगह सेब की खेती तो नहीं कर सकते ना, और ना ही हर जगह लोहा या कॉपर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वहां के क्लाइमेट, वहां की जमीन और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ओके, अब नेचर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंसान अपने दिमाग से क्या क्या क्रिएट करता है। सेक्शन 3, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज।
ये प्रोसेस समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इंसान को घर बनाने थे तो उसने नेचर के रॉ मटेरियल्स को वैसे ही नहीं छोड़ दिया। उसने चूना पत्थर या आयरन ओर को लिया, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया और फाइनली सीमेंट और शानदार इमारतों जैसी कमाल की चीजें बना दी। सदियों पहले आयरन ओर सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन इंसान की नॉलेज ने उसे एक गेम चेंजर रिसोर्स बना दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सारा नॉलेज और टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, डेवलपिंग आवर ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि सच तो ये है कि सबसे बड़ा रिसोर्स इंसान खुद ही है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिर्फ लोगों की भीड़ से नहीं है, इसका मतलब है लोगों की एबिलिटीज, मेंटल भी और फिजिकल भी। अगर अच्छी हेल्थ के साथ साथ नॉलेज, स्किल्स और टेक की समझ भी हो, तो इंसान एक ऐसा सुपर रिसोर्स बन जाता है जो नेचर की किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ा सकता है। इसे राम और श्याम की स्टोरी से समझते हैं। दोनों बचपन के दोस्त थे। राम ने अच्छे से पढ़ाई की, वो फिटनेस पर ध्यान देता था, घर का खाना खाता था और हर छुट्टी में कुछ नया सीखता था, कभी अकाउंटिंग तो कभी ड्राइविंग। दूसरी तरफ श्याम, उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, बस बाहर का जंक फूड खाया और कोई नई स्किल नहीं सीखी। अब सोचिए 10 साल बाद क्या होगा? राम अपनी एजुकेशन और स्किल्स की वजह से एक डेवलप्ड रिसोर्स बन जाएगा। उसके पास मौकों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन श्याम पीछे रह जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स, यही तीनों एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल के मेन पिलर्स हैं। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल पार्ट पर, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने इतने सारे रिसोर्सेज के बारे में जाना, पर एक डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हें बचाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फंडा एकदम क्लियर है। इसका मतलब है कि हम आज के रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि हमारा काम भी चल जाए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये सब बचा रहे। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हमें अपनी नीड यानी ज़रूरत पूरी करनी है, अपनी ग्रीड यानी लालच नहीं। नेचर को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो खुद को हील कर सके। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करें? मतलब हम सब पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं? इसका जवाब हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। हमें बस 3R का रूल फॉलो करना है। पहला, रिड्यूस यानी कंजम्पशन कम करना, जैसे रूम से निकलते वक्त एक्स्ट्रा लाइट्स बंद कर देना। दूसरा, रिसाइकल, जैसे प्लास्टिक को कचरे में फेंकने की बजाय रिसाइकलिंग के लिए देना। और तीसरा, रीयूज, जैसे मार्केट जाते टाइम अपना कपड़े का थैला साथ ले जाना। साथ ही नेचर की रिस्पेक्ट करना और अपनी कम्युनिटी को अवेयर करना। कई बार लगता है कि यार मेरे अकेले के करने से क्या बदलेगा, लेकिन सोचिए, अगर हम रोज एक कपड़े का थैला यूज करें तो एक साल में 365 पॉलीथीन बैग्स बचा सकते हैं। है ना कमाल की बात? हमारी छोटी छोटी आदतें लिटरली बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को इस बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। टपकते नल से बचाई गई पानी की एक एक बूंद या मार्केट ले जाया गया वो छोटा सा कपड़े का थैला, हमारा आज का एक छोटा सा एक्शन ही इस पूरे प्लैनेट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो क्या हम सब आज से वो छोटा सा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और नेचर को बचाते रहिए।